नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर मैं आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। जब हम किसी एक जनरेटिंग स्टेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको ऊर्जा के बारे में पता होना चाहिए। ऊर्जा ऊर्जा कार्य करने की प्रणाली को दर्शाती है तथा ऊर्जा का संरक्षण का नियम कहता है ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। उसको सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इंग्लिश में कहें तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बीइंग डिस्ट्रॉयड, ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यहाँ कहने का ये मतलब है कि पूरे सिस्टम के अंदर हमेशा उतनी ऊर्जा बनी रहती है। तो अब हम जानते हैं कि अब जब हमारा टॉपिक ही यही है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, तो हम ये जान लें कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहते किसे। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एक जनरेटिंग स्टेशन जो विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए उच्च स्तर पर जल की पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं, तथा काइनेटिक एनर्जी जिसे हम लोग क्या कहते हैं गतिज ऊर्जा का प्रयोग करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो होते हैं हमारे आज की दृष्टि में देखा जाए तो सबसे उपयोगी पावर प्लांट साबित हुए हैं, क्योंकि आज की तारीख में विश्व की सबसे बड़ी जो समस्या बनी हुई है वो बनी हुई है प्रदूषण की। तो आपको यहाँ हम बताना चाहेंगे कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है यह गैर प्रदूषणकारी होता है। इसमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता, इसलिए यह अन्य तरीके के पावर प्लांट जैसे कि कोयले का पावर प्लांट हो चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो उनसे काफी उपयोगी साबित होता है। और दूसरा इसमें जो चीज आती है वो आती है आर्थिक रूप से यह काफी खर्चा इसका कम आता है। यहाँ आर्थिक रूप कहने का मतलब ये है कि रनिंग कॉस्ट जो होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की वह बहुत कम होती है। तो इन दो चीजों के कारण हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है हमारा काफी हमारे लिए उपयोगी साबित होता है। और इसका उपयोग हम भारत के दृष्टिकोण में देखें तो भारत में कुल बिजली उत्पादन का लगभग 20% हिस्सा ये जो है हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से आज की तारीख में उत्पन्न कर रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के साइट सिलेक्शन के बारे में, साइट के चयन के बारे में। देखिए यहाँ साइट चयन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक उदाहरण के रूप में कि जब आप कभी कोई अपना मकान लेने भी जाता है तो क्या देखता है, सबसे पहले आसपास की लोकेलिटी चेक करता है, जगह चेक करता है, जमीन चेक करता है कि वो किस तरह से है। तो उसी तरह जब हम कोई सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट तैयार करते हैं तो वहां पे हम लोग सबसे पहले क्या चेक करते हैं, वहां पे साइट का सिलेक्शन चेक करते हैं कि कौन कौन सी चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे आपके साथ जल की उपलब्धता के ऊपर। जल की उपलब्धता यहाँ कहने का क्या मतलब है, देखिए हमारा पूरा सिस्टम किस पे निर्भर है, जल के ऊपर। नाम ही हमारे सिस्टम का है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो हमें हर बार की जरूरत जो हमेशा की इसके लिए रहेगी वो है जल। तो हमेशा एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को ऐसी जगह पे बनाना चाहिए जहां पे प्रचुर मात्रा में जल हमारा उपलब्ध रहे। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि इसको किसी बड़ी नदी या नहर के पास बनाना चाहिए जिससे कि यहाँ पे हमेशा जल की उपलब्धता बनी रहे। अगर हम किसको छोटी नदियों के पास बनाएंगे या सीजनल नदी के पास बनाएंगे तो एक समय जब ऐसा आएगा जब मानसून सत्र खत्म हो जाएगा तो उस समय नदियों में पानी का स्तर कम होता जाएगा और गर्मी में आते आते एकदम से पानी की कमी हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग जो है हम लोग पूरे साल भर तक बिजली का उत्पादन नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो इसके अंदर आता है हमारा साइट सिलेक्शन में वो आता है जल का भंडारण। अब ये जल का भंडारण कहने का क्या तात्पर्य है, देखिए आप किसी बड़ी नदी के पास भी कोई चीज पावर प्लांट को बना लें लेकिन आपको जल का भंडारण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जल नदी में कब तक है कितना है या कोई एक बार में पता नहीं कर पाएगा। मानसून सत्र में क्या स्तर रहने वाला है, गर्मी में क्या स्तर रहने वाला है, इस पे अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है। इसलिए क्या किया जाता है, जल का भंडारण किया जाता है, उसको स्टोर करके रखा जाता है। उसके लिए क्या किया जाता है, एक बड़ा सा कैचमेंट एरिया बनाया जाता है, रिजर्वायर बनाया जाता है जिसे हम लोग जलाशय के रूप में भी जानते हैं। ऐसा करने से हम लोग क्या कर पाते हैं कि जल को एक बड़ी सी मात्रा में रोक लेते हैं तथा जब नदी में जल का स्तर कम हो जाता है तो इस भंडारण के माध्यम से या इस स्टोर किए हुए पानी के माध्यम से हम पूरे वर्ष तक बिजली का उत्पादन करने में सक्षम होते हैं। इसके अंदर जो तीसरा पॉइंट आता है हमारा वो आता है भूमि का प्रकार। भूमि का प्रकार एवं लागत। देखिए
लागत में यहाँ कहने का क्या तात्पर्य है? लागत से यहाँ कहने का तात्पर्य है कि इनिशियल दो, जब भी कोई चीज बनाई जाती है उसमें दो चीजें होती है, एक इनिशियल कॉस्ट होती है और एक रनिंग कॉस्ट होती है। इनिशियल कॉस्ट जो होती है आपकी, वो जो होती है मुख्य रूप से तीन चीजों पे निर्भर करती है। एक आपकी निर्भर करती है बांध पर, दूसरी करती है मशीनरी पे और तीसरी करती है जमीन पर, जिसे हम लोग भूमि कह रहे हैं। जब आप मशीन्स की बात करते हैं और बांध की बात करते हैं तो वहां पे आप लागत कम करने में इतने सक्षम नहीं होते, क्योंकि वो उनका कुछ ना कुछ अपना एक क्राइटेरिया बना होता है। लेकिन अगर हम साइट सिलेक्शन करते वक्त जमीन को ऐसी ढूंढने जो हमें उसकी कॉस्टिंग कम आ जाए, तो हम अपने ओवरऑल प्रोजेक्ट की या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की लागत को कम करने में सक्षम हो सकते हैं। इसी तरह भूमि का प्रकार, भूमि का प्रकार यहाँ कहने का ये मतलब है कि हमारा जो बांध बनने वाला है ये एक बहुत बड़े लेवल का बांध बन रहा है, इसमें इतना बड़ा हैवी स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है सीमेंट का, कंक्रीट का, तो क्या होने वाला है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा वेट आने वाला है। तो हमें जो जमीन का सिलेक्शन करना चाहिए इस तरह से करना चाहिए कि ये जो जमीन है इतने बड़े वेट को वहन करने के लिए सक्षम हो। और ये भी देखना पड़ता है कि ये जो बना रहे हैं हम लोग बांध, ये भूकंप क्षेत्र में तो नहीं आ रहा है या दलदली मिट्टी में तो नहीं है आसपास, ये सारे क्राइटेरिया को भी हमें चेक कर लेना चाहिए। इसके बाद जो अगली चीज आती है वो आती है हमारे लिए परिवहन सुविधाएं। परिवहन सुविधाएं, अब ये देखिए आपने हाइड्रो पावर प्लांट को तैयार किया, लेकिन क्या हुआ कि उसकी दूरी जो है काफी दूर था, शहर से काफी दूर था और उसकी कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, शहर से आने जाने का कोई साधन नहीं है। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, मान लीजिए आपके पूरे सिस्टम में पूरी मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है और कोई भी मशीन आपकी खराब हो जाती किसी वक्त पे, तो ऐसे समय पर आप उसको चाहते हैं कि तुरंत रिप्लेस हो जाए या फिर उसको हम लोग रिपेयर कर दें। तो जो भी आदमी उसको काम करने के लिए आएगा तो उसको परिवहन सुविधाएं नहीं होंगी तो वहां पहुंचने में उसे बहुत समय लग जाएगा, उसे 2 दिन से 4 दिन तक लग सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें ये करना चाहिए कि उसकी कनेक्टिविटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बहुत अच्छी होनी चाहिए, चाहे रेल सुविधा होनी चाहिए या फिर हमारी बस की सुविधाएं होनी चाहिए या फिर बाय रोड उसकी कनेक्टिविटी बहुत आसान हो। पांचवी चीज जो आती है हमारी, आती है लोड केंद्रों से नजदीकी। लोड केंद्रों से नजदीकी यहाँ कहने का क्या मतलब है, ये एक मतलब होता है कि आपने एक सिस्टम को डिजाइन किया, पूरा सिस्टम आपने फुल इफिशियंसी के साथ डिजाइन किया है, बट एंड मोमेंट पे क्या होता है, आपका लोड केंद्र है जो आपका जहाँ पे इसको उपयोग होना है वो बिजली का, वो क्या है काफी दूरी पर है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, ऐसी परिस्थितियों में आपके जो ट्रांसमिशन लॉसेस है वो क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। और जब आपके ट्रांसमिशन लॉसेस बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, आपकी इफिशियंसी सिस्टम की ओवरऑल डाउन हो जाती है। तो इसी परिस्थितियों से बचने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के पास ही हमको अपनी लोड केंद्रों को बनाना चाहिए। तो ये तो हमने बातें कर ली इसके साइट सिलेक्शन के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं, इसमें एक ओवरव्यू हमने दिया है यहाँ पे आपके सामने बिजली संयंत्र का, कि कैसा बिजली संयंत्र हमारा दिखता है। छोटा सा आपको यहाँ ओवरव्यू दिखाने की कोशिश की गई है, हम इसको एक एक करके देखेंगे, एक एक पार्ट को इसके समझेंगे। तो आपके सामने देखिए एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का एक ओवरव्यू दिखाया गया है। इसको हमने बेसिकली 3 चीजों में डिवाइड किया है। पहली चीज हमने डिवाइड की है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, दूसरी चीज हमने इसको डिवाइड किया है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, और तीसरी चीज में हमने इसको डिवाइड किया है टरबाइंस। अब सबसे पहले हम इसमें देखने जा रहे हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में देखिए सबसे पहले यहाँ जो चीज आती है वो आती है रिजर्वायर। या रिजर्वायर कहने का मतलब है जलाशय, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, जलाशय। जलाशय का जो मुख्य कार्य होता है ये होता है जल को एकत्रित करके रखना, इकट्ठा करके रखना। चूंकि हमको बिजली का उत्पादन, विद्युत का उत्पादन 12 महीनों तक करना है, तो अगर हम विद्युत उत्पादन करना चाह रहे हैं 12 महीना, तो हमें हमेशा जल की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो रिजर्वायर का मुख्य कार्य होता है कि एक बड़े से कैचमेंट एरिया के अंदर जल को स्टोर करके रखना। इसको बांध के माध्यम से पानी को पीछे रोका जाता है और एक बहुत बड़े एरिया में रोका जाता है जिससे अधिक से अधिक मात्रा में पानी इकट्ठा किया जाए, इसे कहा जाता है रिजर्वायर। दूसरी चीज हमारी जो आती है वो आती है डैम, जिसे हम लोग कहते हैं बांध। बांध का मुख्य कार्य क्या होता है, बांध का मुख्य कार्य होता है यहाँ पे पानी को रोकना और दूसरा उसको ऊंचाई से नीचे गिराना। जब बांध के पानी को ऊंचाई से रोकता है और नीचे गिराता है टरबाइन पे, तभी क्या होती है, हमारी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है।
तो बांध जो होते हैं ये डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का बनाना है, कितना हमारे पास पानी रोका गया है, किस जगह की जमीन है। अगर अर्थक्वेक जोन है, भूकंप क्षेत्र है, तो वहां पे अलग क्वालिटी का बांध बनेगा, या जमीन का प्रकार अलग है तो वहां अलग प्रकार के बांध बनेगा। पानी रोकने की क्षमता अलग है तो बड़ी है कि छोटी है, उस हिसाब से बांध बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने बांध को मुख्य रूप से 3 तरीके से विभाजित किया है। पहला तरीका है फील्ड डैम, जिसे अर्थ डैम के नाम से भी जाना जाता है। फील्ड डैम या अर्थ डैम जो होता है, इसको हम एक उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। ये जो बांध है आपका फील्ड डैम, यहाँ क्या होता है, ये समझ लीजिए कि ये इस तरह से एक सड़क आपकी ये होती है, ठीक है। ये जो सड़क है यहाँ पे आपकी, इस सड़क के दोनों तरफ क्या किया जाता है, एक के ऊपर एक ऐसे लेयर चढ़ा दी जाती है मिट्टी। जब इस पे ये लेयर चढ़ जाती है तो सड़क के इस तरफ और इस तरफ क्या होता है, गड्ढा बन जाता है। इसी तरह फील्ड डैम में भी किया जाता है। फील्ड डैम में क्या किया जाता है, यहाँ पे इस तरह एक के ऊपर एक कई मोटी परत चढ़ा दी जाती है, जिससे क्या होता है, एक तरफ गड्ढा तैयार हो जाता है और इस गड्ढे में क्या किया जाता है, पानी को रोक लिया जाता है। इस तरह के बांध का प्रयोग जो किया जाता है वो छोटे स्तर के बांधों के लिए किया जाता है, बड़े स्तर के बांधों पे इसे नहीं किया जा सकता। दूसरा हमारा जो बांध आता है उसे कहा जाता है मैसिनरी डैम। मैसिनरी डैम जो होता है ये कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है। ये जो आपके सामने ये बांध बना है, ये वाला बांध, ये पूरा बांध हमारा मैसिनरी डैम का एक एग्जांपल है। इसमें क्या किया जाता है, एक कंक्रीट का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। वो स्ट्रक्चर इस पर डिपेंड करता है कि आपने कितना पानी पीछे रोक के रखा है। अधिक पानी है तो उतना हैवी स्ट्रक्चर तैयार होगा, कम पानी है तो उसके हिसाब से स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। तीसरा हमारे अंदर जो इसमें बांध आता है उसको कहा जाता है टिम्बर डैम। टिम्बर डैम कहने का मतलब होता है लकड़ी का बांध। लकड़ी का बांध अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों पे बनाया जाता है, जहां पे छोटे स्तर के बिजली संयंत्र तैयार करने होते हैं। तो वहां पे हम लोग क्या कहते हैं, टिम्बर डैम का प्रयोग करते हैं। आपको यहाँ पे हम एक चीज और बताना चाहेंगे कि ये आपके सामने यहाँ पे देखिए ये नेट बनी हुई है। ये क्या है, हमारी नेट बनी है। इस नेट का प्रयोग क्या है, बेसिकली ये जो नेट होती है आपकी, इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि पानी के अंदर कोई भी जलीय जीव अंदर ना घुसने पाए। अगर पानी के अंदर कोई जलीय जीव घुस जाएगा या कचरा घुस जाएगा तो ये हमारी टरबाइन को क्या कर सकता है, खराब कर सकता है। इसलिए क्या किया जाता है, इस जाली को लगाया जाता है जिससे पानी का जलीय जीव या कचरे अंदर टरबाइन में ना पहुंच पाए। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे एक चीज लगी है, कंट्रोल गेट। ये कंट्रोल गेट का मुख्य कार्य क्या होता है, कंट्रोल गेट पानी के आने जाने के रास्ते को रोकता है। पेन स्ट्रोक में कितना पानी जाना है वो ये कंट्रोल गेट के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। टरबाइन की गति कम करनी है कि ज्यादा करनी है, उस हिसाब से पानी को छोड़ा जाता है पेन स्ट्रोक के अंदर। और वो कार्य किसके द्वारा संभव होता है, इस कंट्रोल गेट के माध्यम से संभव होता है। इसी तरह इस बांध के बगल में एक चीज निकलती है यहाँ से, उसे कहा जाता है टेल रेस। टेल रेस मतलब ये होता है कहने का कि जब ये बांध के अंदर एक क्षमता होती है, कोई भी चीज का एक कैपेसिटी होती है। मान लीजिए एक बांध है, इसकी कैपेसिटी होगी पानी स्टोर करने की, जो भी 1000 टन है, जो भी है, मैट्रिक है, लीटर है, जो भी है। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि एक समय के बाद पानी अपनी क्षमता से ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो जब ऐसी स्थिति बनेगी तो इस बांध पे हमारा बहुत ज्यादा वेट पड़ेगा, बहुत ज्यादा वजन पड़ेगा। ऐसे में क्या होगा, बांध के जब प्रेशर पड़ने से क्या होगा, ये बांध हमारा टूट सकता है। तो उस परिस्थिति को बचने के लिए क्या किया जाता है, टेल रेस का प्रयोग किया जाता है। और वो टेल रेस क्या करता है, हमारे पानी को साइड से बांध के बगल से निकालते हुए मुख्य नदी में मिला देता है, जिससे कारण बांध पे क्या होता है, कोई प्रेशर नहीं पड़ता। तो ये था हमारा टेल रेस। अब एक हम आगे की इसमें बात करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो आती है हमारी पेन स्ट्रोक। क्या आता है हमारा, पेन स्ट्रोक। पेन स्ट्रोक क्या चीज होती है, इस वाक्य पर आप मेरे ध्यान दीजिएगा। पेन स्ट्रोक वो चीज होती है जो रिजर्वायर से जल को टरबाइन तक पहुंचाता है। पेन स्ट्रोक क्या करता है, इस रिजर्वायर से पानी को टरबाइन तक पहुंचाने का काम करता है। यहाँ से पानी को टरबाइन में पहुंचाने के लिए यूज किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, पेन स्ट्रोक कहा जाता है। ये 2 प्रकार के आते हैं, खुली नाली के और एक बंद नाली के। अब यहाँ खुली नाली और बंद नाली कहने का क्या मतलब होता है, देखिए जब पहाड़ी क्षेत्रों पे कोई सा बांध बनाया जाता है तो वहां अधिकतर खुली नाली के बांध पेन स्ट्रोक का प्रयोग किया जाता है। जब हम खुली नाली के पेन स्ट्रोक का प्रयोग करते हैं तो वहां पे हमें किसी भी प्रकार की वहां सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती। जो पानी एक्स्ट्रा होता है वो अपने आप उछल के बाहर निकल जाता है। लेकिन जब हम बंद नाली का या पाइप नुमा पेन स्ट्रोक का प्रयोग करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना पड़ता है,
एक सुरक्षा उपकरणों का इसमें प्रयोग करना पड़ता है। पेनस्टोक में हम बेसिकली 3 तरीके के सुरक्षा उपकरणों की बात करते हैं। एक होता है हमारा बटरफ्लाई वॉल्व, एक होता है हमारा एयर प्रेशर वॉल्व और एक होता है हमारा सर्ज टैंक। अब हम एक एक करके देखिए आपको इन तीनों के कार्यों के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोमेटिक बटरफ्लाई वॉल्व की। ये हमारा जो लगा है, देखिए ये हमारा हो गया पेनस्टोक, ये जो हो रही है पूरी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये पेनस्टोक के लिए जा रही लाइन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बटरफ्लाई वॉल्व लगाते हैं। इस बटरफ्लाई वॉल्व का क्या कार्य होता है, जब पेनस्टोक के अंदर हवा का दबाव बढ़ने लग जाता है तो क्या होगा, ये पेनस्टोक फटने का डर होगा। ये पाइप है, जब कोई पाइप है उस बंद है पूरी, उस पर कोई चीज अंदर से हवा का दबाव बनेगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली वो पाइप फट सकता है। उस चीज को बचाने के लिए क्या किया जाता है, बटरफ्लाई वॉल्व लगाया जाता है। ये बटरफ्लाई वॉल्व जैसे जैसे हवा का प्रेशर बढ़ता है उस हिसाब से ये क्या करता है, खुलता जाता है और हवा के प्रेशर को रिलीज कर देता है। दूसरी चीज इसके अंदर आती है, देखिए एयर वॉल्व। ये एयर वॉल्व का क्या कार्य है, ये जो एयर वॉल्व आपके सामने देखने को मिल रहा है, जब क्या होता है, जब पानी की आउटगोइंग है, जो आउटगोइंग मतलब बाहर जा रहा है जो पानी, वो बहुत गति से बाहर निकल गया और पानी का इनलेट जो है, मतलब आना, जहां से आना है, ये बहुत स्लो आ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, इतने एरिया में यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया, इसमें एक वैक्यूम क्रिएट होगा। इस वैक्यूम को बचाने के लिए क्या किया जाता है, एयर वॉल्व को खोला जाता है। जैसे ही एयर वॉल्व को खोला जाता है तो जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा था वो बंद हो जाता है। अगर वैक्यूम क्रिएट हो जाता तो क्या होता है, पेनस्टोक के अंदर चोक हो जाता, प्रेशर बढ़ने के कारण पेनस्टोक फट सकता था। तो इसका कार्य क्या होता है, एयर वॉल्व का वैक्यूम को रिलीज कर देना। दूसरी चीज क्या आती है हमारी इसके अंदर, तीसरी चीज सर्ज टैंक। अब ये सर्ज टैंक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पेनस्टोक सिस्टम का, इस पूरे हाइड्रो पावर प्लांट का। सर्ज टैंक जो होता है हमेशा क्या होता है, पेनस्टॉक के स्टार्टिंग में लगाया जाता है। जैसे भी आप यहाँ देख भी सकते हैं, ये चीज कहाँ लगाई है हमने, पेनस्टॉक के स्टार्टिंग में लगाई है। होता क्या है कि जब नॉर्मल कंडीशन चल रही होती, फॉर एग्जांपल आपका लोड जो है 150 वाट किलो वाट का ही था, आपने जो बोला हमारा 150 किलो वाट का लोड है, तो आपने कहा इतने लोड के लिए आपकी जो टरबाइन की स्पीड थी वो नॉमिनल स्पीड पे अपने चल रहा था, उसी प्रेशर से पानी नीचे आता है। लेकिन क्या होता है, आपने कहा कि मेरा लोड घट चुका है, मेरा लोड घट के अब कितना हो चुका है, 100 वाट के करीब आ चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, आपको अपने टरबाइन की स्पीड को कम करना पड़ेगा। तो जब आप अपने टरबाइन की स्पीड को कम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पानी की स्पीड क्या करनी पड़ती है, कम करनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ एक लगा होता है टरबाइन गेट इस हिस्से पे। तो यहाँ क्या किया जाता है, टरबाइन गेट पे ये बंद कर दिए जाते हैं। इस टरबाइन गेट को आप जैसे ही बंद कर देते हैं तो पानी क्या होता है, रुक जाता है। अब होता क्या है कि पहले रिजर्वायर से यहाँ से पानी फुल स्पीड में नीचे आ रहा है और आपने यहाँ पे भी पानी को रोक दिया, तो अब ये पानी क्या करेगा, बैक फ्लो प्रेशर मारता है इस रास्ते से। जैसे ही ये पानी बैक फ्लो प्रेशर मारता है पीछे की तरफ और ये पानी ऊपर से प्रेशर मारता है, तो क्या होता है, हमारे पेनस्टोक पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। उसका ये निकल के आता है निष्कर्ष कि पेनस्टोक फटने का डर हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में ये सर्ज टैंक क्या करता है, उस एक्सेस पानी को जो बैक होके आ रहा है उसको क्या करता है, अपने अंदर स्टोर कर लेता है। यहाँ देखिए आपको देखने को मिल रहा है, ये सर्ज टैंक ने क्या किया, इस पानी को अपने अंदर रोक लिया और यहाँ पे उसके गेट को क्लोज कर दिया जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में स्पीड कम करने के लिए ये काम आ गया, टरबाइन की स्पीड भी कम हो गई और जो एक्सेस पानी था वो सर्ज टैंक में स्टोर कर दिया जाता है। लेकिन अब क्या होता है, आप कहते हो कि आपका जो लोड है वो आपको बढ़ाना है। आपने कह दिया आपका लोड जो है 150 नहीं, आपको अब 200 वाट की जरूरत, किलोवाट की जरूरत पड़ गई है। अब आपने 200 किलोवाट करना है तो मतलब क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ टरबाइन की स्पीड को बढ़ानी पड़ेगी। अब ये टरबाइन जब तेजी से घूमेगी तभी तो ये आपका 200 किलोवाट का लोड आप अचीव कर पाएंगे। तो इस 200 किलोवाट के लोड को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पानी की गति बढ़ानी पड़ेगी। अब चूंकि आपके पास तो पानी एक ही तरफ से उसी स्पीड से आ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाता है, ये जो सर्ज टैंक होता है इसके गेट को खोल दिया जाता है। अब इस रास्ते से भी पानी नीचे आ रहा है और इस रास्ते से भी पानी नीचे आता है। तो ऐसा करने से क्या हो रहा है हमारे, कि ये जो पानी की स्पीड है डबल हो जाती है, क्योंकि ऊपर से भी यहाँ से भी स्पीड आ रही है और यहाँ से भी स्पीड आ रही है। तो हमारे टरबाइन की स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। और ऐसी परिस्थिति में हम लोग टरबाइन की स्पीड बढ़ा देते हैं और अपना जो डिजायर्ड लोड की रिक्वायरमेंट है उसको अचीव कर लेते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो सर्ज टैंक जो है हमारा, एक तो सुरक्षा का भी कार्य करता है और दूसरी चीज टरबाइन की स्पीड कम ज्यादा कार्य करने में भी मदद करता है।
तो इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है पेनस्टोक का और हमारे पूरे हाइड्रो पावर प्लांट का। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे आपको और चीजें बताएंगे, जैसे हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में पूरी बात कर ली थी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में आपने जो पूरी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर की बात की है वो आप ही हमारा पूरा होता है यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आपके सामने देखिए, जो जनरेटर है, ट्रांसफॉर्मर है, ये सारे शब्दों से आप परिचित हैं। इन सारे शब्दों को आपने सुन रखा है, समझ रखा है। हम लोग यहाँ पे इनका एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे खाली। जनरेटर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। देखिए ये जो जनरेटर है, ये जनरेटर बना है जो मेरा, ये किससे कपल्ड है, यहाँ टरबाइन से जोड़ा गया है। इस टरबाइन से इसको जोड़ दिया गया है। तो जनरेटर का मुख्य कार्य क्या होता है, टरबाइन की जो मैकेनिकल एनर्जी है इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, हमारा जनरेटर करता है। तो ये मुख्य कार्य हो गया, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। इसी तरह जो ट्रांसफॉर्मर होता है मेरा, ट्रांसफॉर्मर का मुख्य कार्य क्या होता है, हम सब जानते हैं कि जो जनरेटिंग स्टेशन पे वोल्टेज जनरेट होती है वो कितने पे जनरेट होती है, 11 kV पे जनरेट की जाती है। कितने पे जनरेट की जाती है, 11 kV पे जनरेट की जाती है। इस 11 kV की वोल्टेज को जब हम लोग को आगे ट्रांसमिट करना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, इसको हायर वोल्टेज पे ट्रांसमिट करना होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टेप अप करते हैं। तो स्टेप अप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग करते हैं। तो इसको 400 kV पे फिर क्या किया जाता है, ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से ट्रांसमिट किया जाता है। तो ट्रांसफॉर्मर भी एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का। इसी तरह एक चीज होती है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में, पावर हाउस। पावर हाउस में कई चीजें लगी होती है। पावर हाउस अपने आप में कई चीजों के लिए बनाया गया है। पावर हाउस में आपके सर्किट ब्रेकर, प्रोटेक्शन रिले, आइसोलेटर, सर्ज अरेस्टर, कई चीजें लगी होती हैं। लेकिन यहाँ हम लोग मुख्य रूप से देख रहे हैं प्रोटेक्शन रिले के बारे में और सर्किट ब्रेकर के बारे में। प्रोटेक्शन रिले सब जानते हैं एक सुरक्षा युक्ति होती है। ये अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, अंडर करंट, ओवर करंट, इस तरह से कई सुरक्षा का हमें प्रोवाइड करती है। इसी तरह सर्किट ब्रेकर हमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए प्रोवाइड किया जाता है। आइसोलेटर का प्रयोग स्विचिंग पर्पस के लिए किया जाता है। ये सारी चीजें कहाँ लगाई जाती हैं, इस पावर हाउस के अंदर लगाई जाती है। इसके बाद आपको देखने को यहाँ मिल रही है पावर लाइन। पावर लाइन्स आप सब जानते हैं जिसे ट्रांसमिशन लाइन्स भी कहा जाता है। जो वो आपने विद्युत ऊर्जा उत्पादन किया है उसका जो है ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है। तो ट्रांसमिशन लाइन भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो चीज थी ये तो थी हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की। अब हम इसमें तीसरी चीज की बात करते हैं और वो है हमारी टरबाइन। टरबाइन, ये जो टरबाइन है हमारी, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है किसी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए। टरबाइन का मुख्य कार्य क्या होता है, टरबाइन का मुख्य कार्य होता है जो जल की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको काहे में परिवर्तित करना, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो ये मुख्य कार्य कौन करके देता है हमें, टरबाइन। तो टरबाइन क्या करता है, पानी की या जल की काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तन करने का कार्य करता है। अब हम लोग बात करते हैं टरबाइन के प्रकारों की। बेसिकली टरबाइन दो तरीके की होती हैं, एक होती है हमारी इंपल्स टरबाइन और एक होती है मेरे लिए रिएक्शन टरबाइन। अब हम एक एक करके दोनों के बारे में जान लेते हैं कि इंपल्स टरबाइन किसे कहा जाता है और रिएक्शन टरबाइन किसे कहा जाता है। देखिए इंपल्स टरबाइन जो होती हैं इनकी खासियत ये होती है कि ये जो पानी की जो पूर्ण रूप से काइनेटिक एनर्जी नीचे आ रही है इसको पूरा उपयोग कर लेती है। कितनी भी गति से, पूर्ण गति इसकी जो आ रही है काइनेटिक एनर्जी, कितनी भी तेजी से पानी नीचे गिर रहा है उसका उपयोग कर लेती है। और ये किसके द्वारा संभव होता है, ये पेल्टन व्हील के द्वारा संभव होता है। किसके द्वारा संभव होता है, पेल्टन व्हील के द्वारा संभव किया जाता है। तो इसका प्रयोग होता है। और इसकी इंपल्स टरबाइन की एक खासियत होती है, हमेशा हाई हेड के जो बांध होते हैं, हाई हेड कहने का मतलब है बांध की ऊंचाई जहां पे 300 मीटर से ज्यादा होती है, जहां पे बांध की ऊंचाई 300 मीटर से ज्यादा होती है उसको क्या कहा जाता है, हाई हेड के बांध कहा जाता है। उसका उपयोग वहां किया जाता है इंपल्स टरबाइन का। इसके अलावा एक टरबाइन जो आती है उसे कहा जाता है रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन का जो उपयोग किया जाता है वो मध्यम हेड के और निम्न हेड के बांध के लिए किया जाता है। मध्यम हेड के बांध वो वाले बांध होते हैं जिनकी ऊंचाई 30 से लेके 300 मीटर के बीच होती है, तथा निम्न हेड के बांध वो होते हैं जिनकी ऊंचाई 30 मीटर तक होती है। तो जो हमारी रिएक्शन टरबाइन है इसकी खासियत ये होती है कि पार्शियल रूप से काइनेटिक एनर्जी का प्रयोग करती है और पार्शियल रूप उसको जो है उसको पूर्ण रूप नहीं कर पाती है।
उपयोग नहीं कर पाती, पानी जो नीचे गिर रहा है काइनेटिक एनर्जी उसका पूर्ण उपयोग करने में सक्षम नहीं होती, इसलिए इसका उपयोग वहां किया जाता है जहां पे बांध की ऊंचाई कम होती है। ये भी दो प्रकार की होती है हमारी, एक हमारी होती है काल्पन टरबाइन और एक हमारी होती है फ्रांसिस टरबाइन। जो फ्रांसिस टरबाइन होती है हमारी, ये लो और मीडियम दोनों में प्रयोग की जाती है, लेकिन जो हमारी काल्पन टरबाइन होती है इसका प्रयोग सिर्फ लो में किया जाता है और ऐसी जगहों पे किया जाता है जहां पे पानी की जो अधिकता होती है लेकिन ऊंचाई बहुत कम होती है। तो ये जो चीज होती है हमारी होती है टरबाइन। नेक्स्ट चीज जो आती है टरबाइन के साथ ही जुड़ी होती है उसको कहा जाता है आउटफ्लो। आउटफ्लो क्या किया जाता है? आउटफ्लो में बेसिकली ये जो आप देख पा रहे हैं आउटफ्लो, टरबाइन में जो पानी गिरता है उसके बाद टरबाइन हमारी जब घूम जाती है तो जो बचा पानी होता है इस माध्यम से आउटफ्लो के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। इस माध्यम से क्या किया जाता है? उसको बाहर निकाल दिया जाता है और इसको इस तरह से रखा जाता है कि रिटर्न बैक होकर टरबाइन की तरफ ना आए और इसको नदी की मुख्य धारा में मिला दिया जाता है जिसके आगे इसका अन्य उपयोग किया जाता है, जैसे कृषि में किया जा सकता है, पीने में किया जा सकता है। तो आउटफ्लो भी एक मुख्य भाग होता है टरबाइन का। तो ये जो हमने एक अभी ओवरव्यू देख लिया कि कौन कौन से हमारे मुख्य पार्ट होते हैं तीनों, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और टरबाइन। अब हम लोग बात कर लेते हैं आपके हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट की कार्य प्रणाली के ऊपर। जब पानी को हम लोग बांध से ऊंचाई से गिराते हैं, देखिए क्या होता है, पानी को जब आप ऊंचाई से गिराएंगे, कहीं भी गिराएंगे, तो उसमें क्या आ जाती है? काइनेटिक एनर्जी आती है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। जब पानी मेरा स्टोर था सिंपली, तो वहां क्या आ गई? मेरी पोटेंशियल एनर्जी आ गई थी। क्या आ गई थी? पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। वहां मेरी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। पेनस्टोक के माध्यम से जब मैंने पानी को नीचे गिराया तो वहां क्या आ गई? गतिज आ गया, गतिज ऊर्जा आ गई, जिसे हम लोगों ने कहा काइनेटिक एनर्जी। जब ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बन के जब ये टरबाइन पे गिरती है तो टरबाइन उसको क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और ये मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? एक जनरेटर से जुड़ी होती है, अल्टरनेटर से जुड़ी होती है, और उस अल्टरनेटर में ये क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा जो होती है हमारी काहे में कन्वर्ट हो जाती है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दी जाती है। तो देखिए हमारी एनर्जी कहाँ से शुरू हुई? पोटेंशियल एनर्जी से शुरू होते होते विद्युत ऊर्जा पे पहुंच गई। तो सबसे पहले क्या होता है? पानी की पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को टरबाइन क्या करती है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और जो अल्टरनेटर लगा होता है वो टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो इस प्रकार से हमारा ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट कार्य करता है। अब हम एक क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट को क्लासिफाई कैसे किया गया है। देखिए हमने यहाँ पे उसको हेड की उपलब्धता के आधार पर क्लासिफाई किया। मैंने आपको अभी बताया था हेड का मतलब यहाँ पे ऊंचाई से है, बांध की ऊंचाई कैसी है उसके आधार पर हमने उसको क्लासिफाई किया है। तो अगर बांध की ऊंचाई 300 मीटर से ज्यादा है तो हम उसको कहते हैं हाई हेड। अगर बांध की ऊंचाई 30 से लेके 300 मीटर के मध्य में है तो उसको हम लोग कहते हैं मीडियम हेड। तथा बांध की ऊंचाई लो हेड है, मतलब 30 मीटर से कम है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? लो हेड की कहेंगे। तो ये हमने क्लासिफिकेशन जो किया है बांध का ऊंचाई के आधार पर कर दिया। इसी तरह हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट का एक क्लासिफिकेशन बनता है जल की मात्रा के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर। देखिए होता क्या है कि उपलब्धता जो बनी हुई है आपके पास पानी की, उसके आधार पर आप किस तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं। अगर बहती नदी के पानी में बिना उसको रोके अगर किसी पावर प्लांट को डिजाइन किया गया है तो उसे कहा जाता है रन ऑफ रिवर प्लांट विदाउट पॉन्डेज। पॉन्डेज मतलब यहाँ होता है बाड़ा। बाड़ा मतलब किसी चीज को रोकना, ठीक है, इसको कहा जाता है बाड़ा। रन ऑफ रिवर प्लांट विथ पॉन्डेज मतलब बहते पानी को रोका भी जा रहा है। ये तरह के पावर प्लांट जो होते हैं छोटे जगहों पे बनाए जाते हैं और इसमें अधिक मात्रा में पानी को स्टोर नहीं किया जाता। जो पहला वाला था रन ऑफ रिवर प्लांट विदाउट पॉन्डेज, ये अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों पे बनाए जाते हैं और इसमें क्या होता है? पानी को एक जगह रोकने की कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं होती। तीसरा जो होता है वो आता है रिजर्वायर प्लांट। रिजर्वायर प्लांट आपने अभी जो देखा वो हमारा रिजर्वायर प्लांट का उदाहरण था। यहाँ पे कंक्रीट का एक बड़ा सा रिजर्वायर जलाशय बनाया जाता है जिसमें पानी को एकत्रित किया जाता है। तो दो तरीके से आपको हमने क्लासिफिकेशन दिखाया है, एक बताया है बांध की ऊंचाई के आधार पर और एक जल की उपलब्धता के आधार पर। अब हम इस पावर प्लांट के लाभ एवं हानि के बारे में बात कर लेते हैं। लाभ जो है इस पावर प्लांट का सबसे बड़ा यह है कि किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलाता, जैसे कि अन्य पावर प्लांट फैला रहे हैं। कोयला पावर प्लांट हो या न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, ये बहुत प्रदूषण फैलाते हैं।
दूसरा क्या है, इसकी परिचालन लागत जिसे हम लोग कहते हैं रनिंग कॉस्ट, ये क्या है, बहुत कम होती है। ये रनिंग कॉस्ट कम होने के कारण क्या है, काफी इकोनॉमिकल सिद्ध होते हैं। तीसरी चीज जो होती है इसकी लाइफ लाइन, जो इसकी लाइफ होती है काफी लंबी है कंपेयर टू अदर पावर प्लांट। और दूसरी, और ये मजबूत भी होते हैं। हानि क्या देखने को मिलती है इनके साथ, नुकसान क्या क्या देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ी चीज है इनकी प्रारंभिक लागत, इनिशियल कॉस्ट जो होती है पावर प्लांट की बहुत ज्यादा होती है। और दूसरा, इनको बड़ी मात्रा में जगह चाहिए। आप जितनी बड़ी मात्रा रखेंगे, जगह में लाएंगे, उतना ज्यादा आप पानी स्टोर करने में सक्षम होते हैं, तो उसके लिए आपको क्या है, जगह बहुत ज्यादा लगती है। तीसरी चीज है कि जल की उपलब्धता पे हमेशा अनिश्चितता बनी रहती है कि आज हमें जल हमेशा के लिए कितने सीजन में कितना अवेलेबल है, इसके ऊपर कोई बात हम लोग परमानेंट नहीं बता सकते। तो ये कुछ इसकी मुख्य हानियां थी। तो आज जो हमने अभी इतना अपना ये प्रसंग देखा, इसके बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज हमने क्या देखा। तो सबसे पहले हम जान लें कि हाइड्रो पावर प्लांट कहते किसे हैं। तो वह जनरेटिंग स्टेशन जो विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए उच्च स्तर पर पानी की पोटेंशियल एनर्जी का प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहा जाता है। इसके बाद हमने इसकी साइट सिलेक्शन के बारे में देखा, फिर हमने इसके मुख्य उपकरणों के बारे में देखा, फिर हमने इसके क्लासिफिकेशन के बारे में देखा, हेड की उपलब्धता के आधार पे और जल की मात्रा के आधार पे। और एक चीज और यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि यह जो पावर प्लांट होता है अधिकतर ऊंचाई के क्षेत्रों पे बनाया जाता है या पहाड़ी क्षेत्रों पे इसको बनाया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि पानी को अधिक ऊंचाई से नीचे गिराया जा सकता है। इसलिए आपको अधिकतर पावर प्लांट जो है इस तरह के पहाड़ी क्षेत्रों पे देखने को ज्यादा मिलेंगे। इसके साथ एक चीज और जो सबसे बड़ा एडवांटेज निकल के आ जाता है, वो आता है इसकी दक्षता के ऊपर, इफिशियंसी जिसे कहा जाता है। इसकी इफिशियंसी जो है 80 से 85% के मध्य आती है निकल के। यह पावर प्लांट जो होता है, सबसे बड़ा एक और जो एडवांटेज निकल के आता है इसके साथ किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं जुड़ा होता है। तो ये कुछ कुछ मुख्य बातें थी जो आज हमने देखी। आज का ये जो पूरा प्रसंग हम लोगों ने तैयार किया था, ये हमने भारत स्किल की वेबसाइट से तैयार किया था, bharatskill.gov.in के ई लर्निंग कंटेंट से। आप लोग भी चाहें तो यहाँ से इस कंटेंट को देख सकते हैं। इसके अलावा हमने नीमी पब्लिकेशंस की किताबों का प्रयोग किया था और अरिहंत पब्लिकेशंस की भी किताबों का प्रयोग किया था। तो ये वहां से हमने पूरा प्रसंग तैयार किया। आज मैंने आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। तो उम्मीद है कि आपको यह प्रशिक्षण भविष्य में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।